प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय में आज जिस पाठ का चयन किया गया है वो है आपकी किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ सकें इसके लिए इसे 2 भागों में बांट लिया गया है। इस पाठ के पहले भाग में हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर विस्तार से चर्चा की थी और इस समय इस पाठ के दूसरे भाग में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था इसके विषय में और संग्राम के क्या परिणाम रहे इसके विषय में जानेंगे। आइए आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम एक बार भाग 1 में सीखी गई जानकारियों को दोहरा लेते हैं, जिससे आपको इस पाठ का दूसरा भाग भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहले भाग में हमने उस समय की भारत की स्थिति के विषय में चर्चा की थी। साथ ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय विद्रोहों को जाना था। उस समय देश के विभिन्न भागों में स्थानीय विद्रोह शुरू हो चुके थे। जैसे बंगाल में सन्यासियों और फकीरों द्वारा अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए विद्रोह किया जा रहा था। सेना के सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रही थीं। इन सभी स्थानीय विद्रोहों को अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया, क्योंकि ये सभी विद्रोह छोटे स्तर पे और स्थानीय स्तर पे थे और इनमें पारस्परिक समन्वय का अभाव था, जिसके कारण ये विद्रोह असफल हो गए। इन विद्रोहों के असफल होने के बाद भी भारतीय क्रांतिकारी और आम जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जग रही थी। भारतीयों द्वारा सन 1857 में एक सशक्त और व्यापक संघर्ष की योजना बनाई गई। इस संघर्ष के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों को हमने 4 बिंदुओं में जाना था: आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण तथा सैन्य कारण। इन सभी कारणों पर हमने विस्तार से चर्चा अपने पहले भाग में की थी। इन कारणों के कारण भारत के क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति की योजना बनाने का कार्य शुरू किया गया। इस क्रांति की योजना का कार्य सबसे पहले नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह आदि ने प्रारंभ किया और उन्होंने इसके लिए भारत के सभी क्षेत्रों के राजाओं, नवाबों और जमींदारों को जोड़ने का भी काम किया, क्योंकि इस समय तक सभी क्रांतिकारी ये समझ चुके थे कि हमें व्यापक और सशक्त संघर्ष की आवश्यकता है। इसलिए व्यापक संघर्ष के लिए सभी का जुड़ना आवश्यक है। क्रांति की योजना बनाने के बाद रोटी और कमल के फूल को विद्रोह के संदेश के प्रतीक के रूप में एक दूसरे तक पहुंचाया जा रहा था और भारत की आम जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को बढ़ाया जा रहा था। क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी। इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। बैरकपुर से शुरू हुई ये क्रांति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच गई थी, जहां पर इनका नेतृत्व अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा था। आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए मानचित्र के माध्यम से हमने उन जगहों और उन स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों से परिचय लिया था। इस प्रकार हमने इस पाठ के पहले भाग में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। आइए उन्हीं जानकारियों के क्रम में आज हम ये देखें कि इस पाठ के दूसरे भाग में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। आज की कक्षा में हम क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था इस पर चर्चा करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांति उस समय फैल चुकी थी। उन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि उन क्षेत्रों में इन क्रांति को नेतृत्व प्रदान करने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे। हालांकि ये क्रांति बहुत ही सशक्त रूप में शुरू की गई थी, परंतु इसको वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसा क्रांतिकारी चाहते थे और 1857 की क्रांति असफल हो गई। इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, इनके बारे में भी हम आज की कक्षा में जानेंगे। 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में कहां-कहां तक हो गया था, इसे हम
मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। क्रांति की विफलता के बाद भी इस क्रांति का भारतीयों पर और अंग्रेजी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस क्रांति के क्या परिणाम हुए उनको भी हम अपनी आज की कक्षा में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा। बच्चों, हम जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। सन 1857 में उत्तर प्रदेश में क्रांति की शुरुआत लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में हो चुकी थी। आइए इस चर्चा में हम ये जानें कि उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर क्रांति की शुरुआत हुई थी और कौन लोग उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। जैसा हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बैरकपुर से हुई थी, जहां बंगाल छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित कर लिया। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस विद्रोह के फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, परंतु ये विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। बच्चों, आप अपने बड़ों से पूछकर पता करिए कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जनपद के रहने वाले थे और पता करके इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बैरकपुर से बढ़ी हुई ये आग मेरठ पहुंच चुकी थी। 9 मई की घटना के अनुसार मेरठ में तैनात 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया और विरोध कर दिया। इन सिपाहियों को विरोध करने और आज्ञा न मानने के कारण 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। क्रांतिकारियों की इस कार्यवाही में कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। इसी समय जून 1857 में इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जनरल नील ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। फैजाबाद को अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैम्पबेल ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इसी तरह बहराइच में राजा हरदत्त सिंह ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया और अपने बौंडी के किले से क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी समय तक संघर्ष किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना के बाद हजारों सैनिक दिल्ली की ओर निकल पड़े और वहां जाकर वे दिल्ली के क्रांतिकारियों से मिले। ये सभी क्रांतिकारी लाल किले पहुंच गए और वहां से उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। किंतु 4 महीने बाद ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। रंगून, जिसे अब यंगून के नाम से जाना जाता है। ये घटना मध्य भारत रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई और इस कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए और इस प्रकार ये क्रांति इन क्षेत्रों में भी फैलने लगी। आइए इन सभी को एक एक करके जानें। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पर कैम्पबेल के नेतृत्व में क्रांति को दबा दिया गया और खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में भी संघर्ष की आग तेज हो रही थी। कानपुर में नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, नाना साहब ने कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। उनके मुख्य सहयोगी उस समय अजीम उल्ला खां साहब थे। नाना साहब और उनके सहयोगियों ने मिलकर अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से बाहर खदेड़ दिया।
अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों ने नाना साहब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी सिपाहियों को छोड़ दिया और उनको सुरक्षित इलाहाबाद भेजे जाने का प्रबंध किया। लेकिन जब उनको नाव के द्वारा इलाहाबाद भेजा जा रहा था, उसी दौरान नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी सैनिकों को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के जाने के बाद कानपुर की कमान जनरल तात्या टोपे ने संभाली और अंग्रेजों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लखनऊ क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ पे बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों की कमान संभाल रखी थी। अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल के हाथों में थी। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। रेजिडेंसी में क्रांतिकारियों और अंग्रेज सैनिकों के बीच में बहुत भयंकर संघर्ष हुआ और अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। बच्चों, ये चित्र रेजिडेंसी का है। आप में से बहुत से बच्चों ने रेजिडेंसी देखी होगी। यहाँ पर आज भी यहाँ की दीवारों और पत्थरों में गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी आज भी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की निशानियों में से एक है। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक जगह पर उन्होंने मिलमैन और डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और यहाँ के संघर्ष को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ के संघर्ष को दबा दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संघर्ष की कमान संभाल रखी थी। सर ह्यूरोज की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और रानी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी हुई कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ज़रूर पढ़ी होगी। आज भी हमारे भारत में झांसी की रानी की वीरता की कहानियाँ केवल झांसी में ही नहीं बल्कि हर घर में कही जाती हैं। हमें इन सभी के बलिदान को अवश्य याद रखना चाहिए। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बच्चों, इस चर्चा में हम ये जान पाए कि सन 1857 में सशक्त और व्यापक संघर्ष किया गया, परंतु सन 1858 में अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। ये कुछ नाम हैं जो उस समय संघर्ष में भाग ले रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा प्रदान कर रहे थे। आपको इन्हें अवश्य जानना चाहिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खां, गोरखपुर में गजाधर सिंह, सुल्तानपुर में शहीद हसन। लेकिन बच्चों, ये तालिका यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ऐसे और बहुत से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि में अपनी आहुति दी। बिना अपने प्राणों का मोह किए वे उस अग्नि में कूद पड़े और अपनी जान की बाजी लगा दी। हमें उन सभी के संघर्ष को याद रखना चाहिए। आज हमने उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों का आपसे चर्चा की है वो आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में दिए हुए हैं। आप भी अपने बड़ों से पता कीजिए कि और कौन से ऐसे जनपद थे जहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष की चिंगारी जल रही थी और क्रांतिकारियों द्वारा उनका नेतृत्व किया जा रहा था। इसको पता करके आप ऐसी एक सूची अपनी कॉपी में अवश्य बनाइए। हमने ये जाना कि 1857 में सशक्त और व्यापक संघर्ष किया गया, परंतु अंग्रेजों द्वारा उस संघर्ष को दबा दिया गया। भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिल पाई।
इसके क्या कारण थे, आइए इन्हें भी जानते हैं। संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। बहुत से प्रांतों के शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीय संघर्ष करने वाले लोगों का साथ उन्होंने नहीं दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना असफलता का मुख्य कारण था। क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन कर रहे थे। हालांकि वे अपने ढंग से अच्छी तरह क्रांति का संचालन कर रहे थे, परंतु एक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये क्रांति उतना व्यापक रूप नहीं ले पा रही थी। क्रांति का अखिल भारतीय नेतृत्व मुगल बादशाह के द्वारा किया जा रहा था। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। उनके पास गोला बारूद की भी कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियारों की कमी थी। साथ ही साथ गोला बारूद आदि भी सीमित मात्रा में थे, जिसके कारण वे ज़्यादा देर तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इन सभी कारणों से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया। सन 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसे हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे। ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। सन 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ फैल गया था, इसे हम इस माध्यम से देखते हैं। इस मानचित्र में जो ये बैगनी या जामुनी रंग से जो क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं, वो उस समय ब्रिटिश राज्य के अधीन थे। जैसा हम देख पा रहे हैं, मध्य का कुछ क्षेत्र छोड़कर लगभग पूरे भारत पे आपको ये रंग दिखाई दे रहा है। उस समय पूरे ही क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन आ चुका था। उस समय का बंगाल, बिहार, अवध का पूरा क्षेत्र, दिल्ली, रुहेलखंड, पंजाब, पूरा सिंध क्षेत्र, बम्बई, मद्रास तथा उड़ीसा आदि सभी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। इस प्रकार 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में पूरा विस्तार कर चुका था। जैसा हमने चर्चा की कि 1857 में व्यापक संघर्ष हुआ, परंतु उसको आशातीत सफलता नहीं मिली और सन 1858 में स्वतंत्रता संघर्ष को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। परंतु इस संघर्ष के कारण भारतीयों और अंग्रेजों की व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन आए। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे पहले इतने व्यापक स्तर पर और इतने साहस के साथ अंग्रेजों का सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया था। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास की। इस संघर्ष ने एक युग का अंत कर दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा लगभग सभी क्रांतिकारियों का अंत कर दिया गया था, जिससे एक युग खत्म हो गया था। लेकिन सामान्य जनता और क्रांतिकारियों में जो ज्वाला अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जल गई थी, उसका वो अंत नहीं कर पाए थे और इस प्रकार से एक नवीन युग के बीज पड़ गए थे। अंग्रेजी शासन ने भी इस समय तक प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण की नीतियां बनाना शुरू कर दिया था। वे अब भारत में आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ कर रहे थे। इस संघर्ष ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था और अंग्रेजी शासन को ये सोचने को मजबूर कर दिया था कि उन्हें भारत में शासन करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे। इन्हीं बदलावों को लाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया गया था और इसके द्वारा भारत में दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। भारत के सभी क्षेत्रों में ये क्रांति फैल चुकी थी, जैसा हमने जाना था। बहुत से क्रांतिकारियों का अंत भी हो गया था, फिर भी भारत की आम जनता के मन में जो राष्ट्रीय भावना क्रांतिकारियों ने जगाई थी, उसका अंत नहीं हो पाया था और इस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीय भावना संचारित हो रही थी। इस संघर्ष ने भारतीयों को अपनी मातृभूमि को
विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी उस संघर्ष में मारे गए थे, जिसके कारण भारत की जनता में आक्रोश था और वो सभी अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। बच्चों, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपके लिए जानना आवश्यक है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से पहली बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। जैसा हमने अभी बात की थी कि ब्रिटिश शासन ने दोहरा नियंत्रण खत्म कर दिया था और भारत में सभी निर्णयों के लिए केवल अंग्रेजी शासन ही उत्तरदायी था। तो इस प्रकार अपने पूरे लंबे इतिहास में पहली बार भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर हो गया था। इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां पर मिंटो पार्क में 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी आज की कक्षा में क्या क्या जाना, आइए एक बार उसे दोहरा लेते हैं। आज हमने क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश के योगदान को जाना। हमने जाना कि उत्तर प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और क्रांतिकारियों द्वारा बहुत सशक्त संघर्ष किया जा रहा था। कौन लोग थे जो वो इस काम को कर रहे थे, उनसे भी हम आज परिचित हुए। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले क्रांतिकारियों को भी आज हमने जाना था। सन 1857 की क्रांति विफल हो गई थी, परंतु इसकी विफलता के क्या कारण थे, इस पर भी हमने आज चर्चा करी थी। भारत में जो ये क्रांति की जा रही थी उसमें समन्वय का अभाव था और कुशल और योग्य नेतृत्व की कमी थी। साथ ही भारत के क्रांतिकारियों के पास सीमित मात्रा में गोला बारूद और अन्य साधन उपलब्ध थे। इन सब कारणों से सन 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। इनको हमने आज विस्तार से जाना। 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में कहां कहां पर था, इसे हमने मानचित्र के माध्यम से समझा। सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, इस पर भी हमने चर्चा करी। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद भी भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। साथ ही साथ अंग्रेजों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए सोचना पड़ा। इसी के फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया और भारत में दोहरा शासन समाप्त करके सभी नीतियों के लिए केवल अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी बनाया गया। ये सभी बातें हमने अपनी आज की कक्षा में जानी। आइए एक बार सीखी गई जानकारियों को दोहराते हुए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 तालिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक तालिका में स्थानों के नाम लिखे हैं, जैसे लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर। दूसरी तरफ की तालिका में हमारे पास क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं। गजाधर सिंह, शहीद हसन, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला और खान बहादुर खान। इन्हें आपको मिलान करना है। जिस जगह पर जो क्रांतिकारी संघर्ष को नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें आपको उससे मिलाना है। जैसे लखनऊ में संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों, आपको याद है? जी हाँ, बेगम हजरत महल। लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खान संघर्ष को नेतृत्व दे रहे थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व की कमान संभाल रखी थी और सुल्तानपुर में शहीद हसन क्रांतिकारियों को नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार हमने ये मिलान कार्य किया। एक और अभ्यास कार्य है बच्चों, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। आपने सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए आप ये सभी कथन जरूर समझ पाएंगे। पहला कथन है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। ये कथन तो सही है बच्चों। हमने जाना था कि 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह करके अपने साथियों को छुड़ा लिया था और अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला था, तो ये कथन सही है। कैंपबेल ने इलाहाबाद की क्रांति का दमन कर दिया। हमने इलाहाबाद की क्रांति को समझा था। वहां पर इलाहाबाद की क्रांति को
कैंपबेल ने नहीं बल्कि जनरल नील ने दबाया था। तो ये कथन हमारा गलत है। पहला कथन हमारा सही था। तीसरा कथन है अजीम उल्लाह खां कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। हमने कानपुर के विषय में चर्चा की थी। कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था, इसलिए ये कथन गलत है। अंतिम कथन है विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने आजमगढ़ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। ये कथन सही है। हमने जाना था कि आजमगढ़ में स्वतंत्रता संघर्ष को विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबा दिया था। इस प्रकार ये कथन हमारा सही है। बच्चों, अब ये कार्य आपको अपनी कॉपी पर करना है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। आपने पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, तो आप ये प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? याद है बच्चों, इन्हीं के बाद क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप जरूर इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। आज हमने असफलता के कारणों पर विस्तार से चर्चा की है। आशा है ये काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बच्चों, अब ये एक प्रोजेक्ट कार्य है। आज हमने विभिन्न स्थान और क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों के विषय में जाना है। आप भी सन 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर फैली और वहां पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इसे तालिका द्वारा दिखाइए। आप इस तरह की 2 तालिकाएं बना लीजिए। एक तरफ स्थान लिखिए और दूसरी तरफ उस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। और इस तरह का ये कार्य आप चार्ट पेपर पर अवश्य करिए। बच्चों, इस प्रकार हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार इसे पढ़कर अवश्य दोहराइएगा और इसमें दिए गए सभी अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करिएगा। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम आपसे जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।